हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल नॉवल हिंदी में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अध्याय 86 रक्त की वर्षा। यान किंग चेंग, उसकी सुंदरता पक्षियों और जानवरों को भी मोहित कर सकती थी। उसका रूप चांद को छिपा सकता था और फूलों को शर्मसार कर सकता था। उसका करिश्मा राज्यों को भी बर्बाद और उलट सकता था। वह अपनी पीढ़ी में बेजोड़ एक सच्ची सुंदरता थी। अभी उसकी आंखें क्रोध में जल रही थी। वह एक दबंग महिला थी। वह गुलाम बनने के बजाय मरना पसंद करेगी। उसने जियाओ चेन को गुस्से से देखा। एक बंदी को अपनी स्थिति को समझना चाहिए। जियो चेन ने बात करना बंद करने के बाद उसे अनदेखा कर दिया। वो लॉरेंस की स्थिति का निरीक्षण करने लगा। असाधारण रूप से सुंदर रोवेना ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जियो चेन, अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है तो तुम उसे मेरे पास छोड़ सकते हो। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं उसे एक योग्य दासी बना दूंगा। अच्छा, मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। वर्तमान में अराजक नरसंहार एक रात तक जारी रहा था। ये पहले से ही धीरे धीरे शांत होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ बड़े गुटों के बीच जीत या हार का निर्धारण कर लिया था। भले ही कुछ अभ्यासियों ने जियाओ चेन और लॉरेंस को देखा, लेकिन उन्होंने उनसे लड़ाई शुरू करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने पहले से ही जियाओ चेन और लॉरेंस की भयानक ताकत देखी थी। बेशक अगर बड़े गुटों के नेता यहाँ हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि क्या जियो चेन और लॉरेंस बच पाएंगे। इस समय सुबह हो चुकी है, लेकिन सूरज अभी तक नहीं निकला है। रहस्यमय तरीके से धरती पर ठंडी हवा चल रही है। पहले से ही बहुत गर्म द्वीप इस समय अवर्णनीय रूप से ठंडा है। फुट फुट, ये भूतों की चीख की तरह था। ठंडी हवा ने कान फाड़ देने वाली चीख पैदा की। ये और भी ज्यादा दिमाग चकरा देने वाली और डरावनी लग रही थी, खास तौर पर हड्डियों के इस समुद्र में। इसके तुरंत बाद अचानक धरती पर एक पीली हवा बही। आभा अभी भी पहले की तरह ठंडी थी और दुनिया वास्तव में पीली पीली हो गई थी। पीली हवा महान दुर्भाग्य का संकेत थी। यह नरक से उठने वाले राक्षस का संकेत था। बेशक ये सिर्फ एक अफवाह थी, लेकिन इस समय यह वाकई बहुत हैरान करने वाली बात है। सभी साधकों ने आसमान की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। गड़गड़ाहट। ठीक इसी समय आसमान में पीले बादल छा गए और एक काली बिजली जमीन पर गिरी। इसने इस जगह को और भी विचित्र और भयानक बना दिया। और अंततः भारी बारिश शुरू हो गई। ये वास्तव में पीली बारिश थी। पानी की बूंदों से पानी की एक परत बन गई थी। पीली भारी बारिश बहुत विचित्र लग रही थी। यह व्यवहारिक रूप से पीले मृत पानी की तरह लग रहा था। इस विचित्र स्थिति के कारण सभी लोग कुछ हद तक घबरा गए। लॉरेंस ने अचानक अपना मुंह खोला और कहा, अगर मुझे गलत याद नहीं है, आज तो भूतों का त्योहार लगता है। अमर दुनिया में प्रवेश करने के बाद जियाओ चेन बहुत पहले ही भूल चुका था कि आज कौन सी तारीख है। उसे इस दुनिया के महीने और साल भी नहीं पता थे। यह सही है। असाधारण सुंदर रोवेना की आवाज थोड़ी कांप रही थी। भूत महोत्सव, ये कैसे हो सकता है? जियो चेन बहुत आश्वस्त नहीं था। लॉरेंस ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, बेशक ये भरोसेमंद नहीं है। मुझे ये बात अचानक याद आई जब मैंने यह विचित्र स्थिति और आसपास हड्डियों का समुद्र देखा। बस जैसे ही उन्होंने बात करना बंद किया, गगनभेदी गड़गड़ाहट और पानी की स्क्रीन के बीच कुछ अतुलनीय विचित्र हुआ। हड्डियों के समुद्र के बीच से एक बहुत ऊंचा और प्राचीन शहर उभरा। न केवल जियाओ चेन और उसके साथियों ने इसे देखा, बल्कि अन्य अभ्यासियों ने भी देखा। उस पल वहाँ मौजूद सभी लोगों की सांस रुक गई। वे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। बारिश के बीच ये प्राचीन शहर बहुत भव्य था। यह एक राजसी आभा बिखेर रहा था। शहर की दीवार लगभग 100 मीटर ऊंची थी। यह मुख्य भूमि के किसी भी बड़े शहर से ऊंची और बड़ी थी। और फिर भी यह समय के उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। कौन जानता है कि इस प्राचीन शहर की दीवार कितने समय पहले बनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह अंतरिक्ष समय की निरंतरता को पार करके प्राचीन युग से आए हो। 100 मीटर ऊंचा वह शहर का द्वार बहुत चौड़ा खुला था। वह सीधे कई साधकों के सामने था। भले ही बारिश बहुत तेज हो रही हो, लेकिन पानी की स्क्रीन के लिए शहर के द्वार के अंदर के दृश्य को छिपाना भी मुश्किल था। शहर की दीवार के भीतर सैनिकों के समूह थे। वे मौत की आभा वाले इन योद्धाओं की तरह लग रहे थे। वे बारिश के नीचे एक समान रूप से अभ्यास कर रहे थे। उनके पहने हुए प्राचीन कवच से यह अनुमान लगाना मुश्किल था कि वे किस राजवंश की सेवा करते थे। बाद में किसी ने घबराकर चिल्लाया, क्योंकि उन लोगों ने पहले से ही उन कवच को पहचान लिया था। वे प्राचीन पुस्तक में लिखे अभिलेखों से बिल्कुल मिलते जुलते दिख रहे थे। उनमें से कुछ ने सेलेस्टियल योद्धा का प्राचीन कवच पहना हुआ था और कुछ ने इन योद्धा का प्राचीन कवच भी पहना हुआ था। प्राचीन शहर के भीतर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ विशाल आकृतियां हिल रही हो। ये लगभग एक अत्याचारी ड्रैगन और सम्राट शेर ड्रैगन की तरह लग रहा था। हालांकि वे वास्तव में बहुत दूर थे और बारिश के कारण वे इसे स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ थे। पीले मृत पानी जैसी बारिश भारी मात्रा में बरस रही थी। मौसम नकारात्मक आभा से भरा हुआ था। बारिश के पर्दे के भीतर प्राचीन शहर एक अंडरवर्ल्ड भूत शहर की तरह था, जो मानव दुनिया में फिर से प्रकट हुआ था। भारी काली बिजली अंतरिक्ष को चीर रही थी। ये लगातार स्वर्ग से गिर रही थी। कान फाड़ देने वाली आवाज दुर्भावनापूर्ण आत्माओं की चीख जैसी थी। यह एक अतुलनीय रूप से डरावना दृश्य था। पीला आसमान धीरे धीरे गहरा होता गया। हल्के पीले बादल पूरी तरह से काले बादलों में बदल गए। हालांकि सुबह हो चुकी थी, लेकिन ये जगह आधी रात से भी ज्यादा अंधेरी थी।
काले कोहरे की परतें भूतिया आभा की तरह लग रही थी और बिजली का रंग वास्तव में गहरा लाल हो गया। लाल रंग की यह रोशनी आंखों के लिए विशेष रूप से अप्रिय थी। एक के बाद एक भयावह लाल रंग की रोशनी उस गड़गड़ाहट वाले राक्षसी बादल से लगातार आसमान में फैल रही थी। ये खूनी नदियों की भीड़ की तरह लग रहा था जो जमीन की ओर बढ़ रही थी। इसने इस अंधेरी दुनिया को मंत्रभ्रमित और भयावह बना दिया। हड्डियों के समुद्र से निकलने वाली नकारात्मक आभा भारी थी, लेकिन फिर भी यह हड्डियों के समुद्र के बीच में स्थित विचित्र प्राचीन शहर की आभा से तुलना करने लायक नहीं थी। हड्डियों के समुद्र के बीच में दिव्य मोनोलिथ पहले से ही कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद ये प्राचीन शहर की उपस्थिति के कारण था कि यह समतल भूमि काफी हद तक विस्तारित लग रही थी। ठीक इसी समय अचानक खून की बदबू सभी की नाक में घुस गई। आखिरकार किसी ने घबराकर चिल्लाया, खून, ये पानी जैसा खून है। 3 अंधेरे आसमान में वह तीव्र लेकिन चमकती हुई बिजली बेतहाशा चमक रही थी। वे बिजली की रोशनी के अंतराल में बारिश की बूंद को साफ देख सकते थे। बारिश की बूंद वास्तव में लाल हो गई थी। खून की बदबू नाक में घुस गई। दुनिया वास्तव में खूनी पर्दे की एक परत से ढकी हुई थी। बारिश का पानी पानीदार खून में बदल गया था। 4 ये बहुत ही भयानक और डरावना था। इससे वहां मौजूद हर कोई ठंडी सांस लेने में असमर्थ हो गया। हर कोई महसूस कर सकता था कि उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई है, उनकी पीठ ठंडे पसीने से तर हो गई है और उनके पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए हैं। इसने हड्डियों को कंपा देने वाला डर पैदा कर दिया। प्राचीन शहर की 100 मीटर ऊंची दीवार से न केवल प्राचीन आभा निकलती थी, बल्कि खून की बारिश में नहाकर वह अतुलनीय रूप से मन को झकझोरने वाली भी लगती थी। ऐसा लगता था कि यह समय की सीमाओं को तोड़कर प्राचीन काल से आया एक विशाल राक्षस है। इससे निकलने वाली राक्षसी आभा किसी की भी इच्छा शक्ति को तोड़ सकती थी। किसी ने भयभीत होकर कहा, शहर के द्वार पर जो चीजें लगी हैं वे हैं। वे सभी अपने सिर ऊपर उठाकर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें केवल एक विशाल शाश्वत जीवन चक्र दिखाई दिया। बहुत से लोग चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाए। ये बिल्कुल किंवदंतियों में बुद्ध के शाश्वत जीवन चक्र जैसा दिखता है। बुद्ध, लाओजी और उनके स्तर के सभी विशेषज्ञ अनगिनत साल पहले ही गायब हो गए थे। फिर उनका शाश्वत चक्र यहाँ क्यों स्थापित किया गया होगा? ऐसा लग रहा था जैसे इसे दीवार पर पटक दिया गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह शहर के द्वार को नष्ट करना चाहता था। और खून की बारिश के नीचे रहस्यमय शहर बेहद विचित्र लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध की पौराणिक कलाकृति को दीवार पर बुरी तरह से तोड़ दिया गया हो। अनंत चक्र के पास प्राचीन दीवार पर कई बड़ी दरारें दिखाई दी। शहर के द्वार के दाहिने हिस्से को गंभीर क्षति हुई थी। जाहिर है किसी ने पहले भी इन दीवारों पर हमला करने के लिए अनंत चक्र का उपयोग करने की कोशिश की थी। हालांकि अनंत चक्र इन विचित्र काली दीवारों से घिरा हुआ था। अगर उनका अनुमान सही था तो यह चीज उनके मूल विचार से कहीं ज्यादा भयानक थी। दयालु बुद्ध को इस तरह से बनाना, ये स्पष्ट था कि वह वास्तव में बहुत क्रोधित रहे होंगे। लेकिन अंत में उन्होंने अपनी बौद्ध कलाकृति भी खो दी। कोई कल्पना कर सकता है कि यह प्राचीन शहर कितना विचित्र था। आखिरकार महान बुद्ध लाओजी की तरह ही शक्तिशाली व्यक्ति थे। उनकी जादुई शक्ति और क्षमता प्राचीन और तेजस्वी समकालीनों से कहीं ज्यादा थी। उस समय अवधि के दौरान उनके पास ज्यादा योग्य प्रतिद्वंद्वी नहीं थे। बुद्ध और लाओजी अनगिनत वर्षों से गायब थे। क्या इसका इस प्राचीन शहर से कोई संबंध हो सकता है? ये भयावह प्रश्न सभी के मन में आया। खून की लाल बारिश अभी भी पहले की तरह ही भारी थी। उस चौड़े खुले शहर के द्वार से वे स्पष्ट रूप से उन सैनिकों को देख सकते थे जो दिव्य योद्धा और येन योद्धा के प्राचीन कवच से सजे हुए थे। वे खून के रंग में रंगे हुए थे। खूनी आकृतियां बहुतायत में थी। यह असाधारण रूप से भयानक था। बहुत डरावना। हम यहाँ और नहीं रह सकते। कुछ अभ्यासियों की आवाज पहले से ही कांप रही थी। वे जल्दी से पीछे हट गए और हड्डियों के समुद्र को छोड़ दिया। वे मौत के शांत जंगल में प्रवेश कर गए। लेकिन जैसे ही ये लोग मौत के शांत जंगल में प्रवेश करते हैं, उनकी दयनीय चीखें गूंज उठती हैं। 5 अंधेरा आसमान, तेज बिजली, खून की लाल बारिश और दयनीय चीख, जब ये सब एक साथ मिलते हैं तो ये बहुत ही डरावना और भयावह लगता है। वृक्ष राक्षस, दुष्ट आत्मा, वे लोग डरकर चिल्लाने लगे। सभी प्राचीन वृक्ष जीवित हो गए हैं। वे दुष्ट आत्माओं में बदल गए हैं। पीछे की ओर का वह अतुलनीय रूप से उल्लासमय प्राचीन जंगल उस समय अत्यंत भयावह हो गया था। सभी प्राचीन पेड़ खून की बारिश के नीचे लहरा रहे थे। हर प्राचीन पेड़ के तने पर एक मानव चेहरा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उन पर दुष्ट आत्माओं का कब्जा हो गया हो। सभी शाखाएं राक्षसी हाथों की तरह थीं जो साधकों को मजबूती से जकड़े हुए थीं। उनके शरीर धीरे धीरे जंग खा रहे थे और पेड़ में समा गए थे। केवल कुछ ही लोग पर्याप्त ताकत के साथ वापस आ पाए। प्राचीन जंगल में दर्जनों लोगों की जान चली गई। जियाओ चेन और लॉरेंस ने एक दूसरे पर एक नजर डाली। वे कुछ हद तक हिल गए। आज जो कुछ भी हुआ वो वाकई बहुत अजीब था। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। असाधारण रूप से सुंदर रोवेना, जो अपनी प्यारी हरकतों से सभी जीवित चीजों को उलट पुलट कर सकती थी, अब मोहक तरीके से काम नहीं कर रही है। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, आज भूतों का त्योहार है, किंवदंती सच है, अंडरवर्ल्ड का द्वार खुल जाएगा, जीवन की आभा कमजोर हो जाएगी और मृत्यु का राजा दुनिया पर उतर आएगा। बकवास, अमर लोगों की दुनिया में तुमने ऐसी स्थिति कहाँ देखी? लॉरेंस ने हल्के से खांसते हुए कहा। उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था।
उसका शरीर वाकई इतना अच्छा नहीं लग रहा था। खून की लाल बारिश लगातार बरस रही थी, लेकिन एक भी बूंद जियाओ चेन के शरीर से नहीं टकरा पाए। उसके शरीर के चारों ओर अदृश्य आभा ने बारिश की हर बूंद को रोक दिया। उसने शांति से प्राचीन शहर को देखा और कहा, उस समय देवताओं की तरह शक्तिशाली सभी ड्रैगन को सील कर दिया गया था। मुझे संदेह है कि इसका इस प्राचीन शहर से कुछ लेना देना था। मैंने भी यही सोचा था। लॉरेंस ने सहमति में अपना सिर हिलाया। कई अभ्यासियों के बीच आपसी हत्या बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी। वे कुछ बड़े गुटों में विभाजित हो गए और विपरीत दिशा में खड़े हो गए। जहां तक जियाओ चेन की पार्टी और अन्य अकेले भेड़ियों का सवाल है, वे उन बड़ी शक्तियों के साथ शामिल नहीं हुए। प्राचीन शहर की उपस्थिति और खून की बारिश ने उन षड्यंत्रकारियों के पास युद्धविराम के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। आखिरकार हड्डियों के समुद्र में बिखरे हुए सभी लोग एक साथ आ गए। उन प्रमुख व्यक्तियों ने समझौता कर लिया और अब लड़ाई जारी नहीं रखी। वहाँ बहुत सारे मानव आकृतियां थी। इस बार षड्यंत्रकारियों के बीच लड़ाई एक भयंकर युद्ध में बदल गई, जिसके परिणाम स्वरूप 200 से अधिक लोग मारे गए। वर्तमान में ड्रैगन द्वीप पर 400 से अधिक लोग बचे हैं और इन संख्याओं में से 300 से अधिक लोग हड्डियों के इस समुद्र में एकत्र हुए थे। कोई भी बिना सोचे समझे अंधाधुंध काम करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अनजान लोगों का सामना करते हुए हर कोई खतरे का बड़ा एहसास महसूस कर सकता था। वे केवल एक साथ इकट्ठा हो सकते थे और प्राचीन शहर को ध्यान से देख सकते थे। दूर एक जगह पर एक अकेला व्यक्ति खून के पर्दों से गुजरा और जियाओ चेन की दिशा में चला गया। वह अस्थिर रूप से चला और बाएं दाएं लड़खड़ाता हुआ चला। ये वास्तव में बौद्ध येझेन था। उसकी सफेद शर्ट बहुत पहले ही खून से रंग गई थी। उसके पूरे शरीर पर हल्की चमक थी। उसके पूरे शरीर पर लगा खून खून के पर्दों से साफ नहीं था। उसका भिक्षु वस्त्र घिस चुका था। ये स्पष्ट था कि वह एक भीषण युद्ध से गुजरा था। येझेन, जियाओ चेन तुरंत उसके पास गया। येझेन के चेहरे पर बहुत ही दुख था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, मेरा बड़ा भाई मर गया है। वो बहुत बुरी तरह से मरा। उसे 3 वार करके 18 टुकड़ों में काट दिया गया। जैसे ही उसने ये वाक्य समाप्त किया, वो इसे और सहन नहीं कर सका और सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। जियो चेन ने जल्दी से उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश की 2 धारियां निकली। बौद्ध येची की मृत्यु वास्तव में इसी तरह हुई थी। जियो चेन ने मौन होकर शोक मनाया। दुखी मत हो, यह अच्छा है कि तुम जीवित हो। उसने बौद्ध येझेन को इस तरह सांत्वना देने की कोशिश की। बौद्ध येची कम से कम एकसुविया की 5वीं दिव्य परत तक तो पहुंच ही गया था। वो शायद एकसुविया की 6ठी दिव्य परत तक भी पहुंच गया था, लेकिन वो वास्तव में 3 स्लैश से मारा गया था। उस व्यक्ति की क्षमता को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। इस बार षड्यंत्रकारियों के बीच हुए बड़े टकराव में कई विशेषज्ञ मारे गए। धर्म गठबंधन के बौद्ध येझेन को छोड़कर बाकी सभी मारे गए। क्या वो आदमी एकांत तलवार दानव है? जियो चेन ने पूछा। मैंने केवल एक व्यक्ति को सिर से पैर तक काले कोहरे से ढका हुआ देखा। उसने मेरे वरिष्ठ भाई को मार डाला, मेरे धर्म गठबंधन को नष्ट कर दिया और मुझे तलवार से घायल कर दिया। फिर भी मैं उसकी असली पहचान नहीं देख पाया। यहाँ तक बोलते हुए बौद्ध येझेन की अभिव्यक्ति अतीत में उसके पारलौकिक स्व से बिल्कुल अलग थी। वह अतुलनीय रूप से दुखी था और जानलेवा आभा की लहरें उत्सर्जित करता था। उत्तर सितारा प्रकाश स्क्रीन जियो चेन के बाएं हाथ से उभरा। एक के बाद एक दिव्य चमक बौद्ध येझेन के शरीर में प्रवाहित हुई और उसकी चोट की स्थिति को स्थिर कर दिया। मैं सिर्फ इसलिए बच पाई क्योंकि कोई मुझे बचाने आया था। यहाँ तक बोलते हुए बौद्ध येझेन ने उस समय की स्थिति को याद किया। उनका चेहरा थोड़ा उत्साहित था क्योंकि उन्होंने कहा, धुंधली चमकीली धुंध से घिरी एक महिला। उसने वास्तव में ईश्वरीय कानून का इस्तेमाल किया। क्या? लॉरेंस जो पीछे खड़ा था आश्चर्य से चिल्लाया। वो जल्दी से आगे बढ़ा और पूछा, क्या तुमने जो कहा वो सच है? उसने समय की शक्ति का इस्तेमाल किया? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। उसने पौराणिक दिव्य कानून का उपयोग किया और काले कोहरे में उस भयानक व्यक्ति को घोंघे जितना धीमा बना दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो दलदल में फंस गया हो। 6 अंतरिक्ष को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन समय सबसे ऊपर है। शून्य मास्टर लॉरेंस की आंखों में बुखार जैसा भाव था। अध्याय 87 लॉरेंस ने मन ही मन कहा कि दंत्यों में अंतरिक्ष मास्टर पूजनीय है। वे समान स्तर के सभी चिकित्सकों का दमन कर सकते हैं। हालांकि एक शर्त है कि जो साधक समय की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है उसे प्रकट नहीं होना चाहिए। समय स्वामी का नियम ईश्वरीय नियम के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कि उससे एक स्तर ऊपर के चिकित्सक भी जरूरी नहीं कि उसके समकक्ष हो। जियाओ चेन अभी भी इस दुनिया को अच्छी तरह से नहीं समझ पाया था, लेकिन वो पहले से ही उनके शब्दों से सब कुछ समझ गया था। जो अभ्यासी समय की शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे, उनमें दुनिया पर राज करने की क्षमता थी। बौद्ध येझेन ने उस लड़की जो दैवीय कानून को नियंत्रित कर सकती थी और काले कोहरे में लिपटे डरावने आदमी के बीच लड़ाई का अंतिम परिणाम नहीं देखा था, क्योंकि उस समय दोनों ने लड़ते लड़ते युद्ध का मैदान बदल दिया था। अंधेरे आकाश में खून जैसी बिजली की धारें अभी भी लगातार गिर रही थी। खून की बारिश और भी ज्यादा लगातार हो रही थी। खून की बारिश और तेज होती जा रही थी। जमीन पर पड़ा खून उनके पैरों तक पहुंच चुका था। मछली की गंध उनके नथुनों में घुस रही थी। जो कोई भी इस तरह का दृश्य देखेगा उसका सिर सुन्न हो जाएगा। बौद्ध येझेन ने देखा कि रोवेना कुछ ही दूरी पर निराश सुंदरी यान किनचेन को देख रही थी। वह थोड़ा चौंक गया। वो पहले से ही मेरी गुलाम है।
जियो चेन ने इस बेहद खूबसूरत महिला पर बेरहमी से प्रहार किया। यान किंगचेंग ने ठंडी सांस छोड़ी, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। उसकी गंभीर चोटों के कारण उसके लिए बच निकलना असंभव था। और ठीक इसी समय कुछ ही दूर से शोर की आवाज आई। खून के पर्दे के नीचे एक के बाद एक कंकाल जमीन से रेंगते हुए बाहर आ रहे थे। उनकी आंखों की कोठरियां अतुलनीय रूप से खाली थीं। अरे बाप रे, क्या चल रहा है? क्या ये हो सकता है कि मृत्युलोक का सम्राट सचमुच इस दुनिया पर शासन करने वाला है? भयानक। सभी लोग डर से पीले पड़ गए, कुछ लोग तो कांपने भी लगे। ये स्थान मूलतः हड्डियों का समुद्र था तथा यहीं से प्राचीन शहर प्रकट हुआ था। खूनी बारिश की उपस्थिति ने लोगों को धीरे धीरे जमीन पर अंतहीन कंकालों की उपेक्षा करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस समय हड्डियों का ये समुद्र अब शांत नहीं था। सौभाग्य से वे डरावने कंकाल ऊपर नहीं आए। उनमें से सभी रैंकर ऊपर नहीं आ सके। केवल अक्षुण कंकाल ही सीधे खड़े थे। खून के पर्दे के नीचे प्राचीन शहर का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जंगली जानवरों के पहाड़ जैसे अवशेष भी कांपने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे किसी भी समय जाग जाएंगे। ये जगह सुरक्षित नहीं है, हमें कोई रास्ता सोचना होगा। जियो चेन ने इस भयावह भूमि पर अपनी नजर घुमाई, लेकिन मौत के खतरनाक जंगल ने उनके भागने का रास्ता रोक दिया और उनके सामने रहस्यमय और भयानक प्राचीन शहर था। उनके पास वास्तव में इस जगह से भागने का कोई रास्ता नहीं था। वे क्या कर रहे हैं? आकर्षक रोवेना, जो यान किंगचेन की देखभाल कर रही थी, इस समय थोड़ी पीली पड़ गई थी। उसने अपनी ज़ैड जैसी उंगली को आगे बढ़ाया और सामने बेचैन भीड़ की ओर इशारा किया। कई लोगों को लगा कि स्थिति भयावह थी। वास्तव में लोगों का एक समूह प्राचीन शहर की ओर बढ़ रहा था, मानो वे प्राचीन और डरावने शहर की गहराई में जाना चाहते हो। वे बुद्ध के धर्म चक्र के लिए जा रहे हैं। लॉरेंस हल्के से खांसा, उसकी आंखों से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उसके सुंदर किंतु रुगन गाल उत्तेजना से लाल हो गए थे। बुद्ध का धर्म चक्र। बौद्ध हिजेन ने दूर से प्राचीन शहर को देखा। उनकी निगाहें उस विशाल बौद्ध कलाकृति पर गहराई से आकर्षित हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा मन भटक गया हो। लालच मनुष्य में जन्मजात होता है। साधकों का समूह पहले ही प्राचीन शहर के पास पहुंच चुका था तथा उनका सामना प्राचीन कवच पहने यिन सैनिकों और दिव्य सैनिकों के समूह से हो रहा था। वे कुछ भयभीत थे। हालांकि बौद्ध खजाने को प्राप्त करने की उनकी इच्छा को दबाना अभी भी उनके लिए मुश्किल था। सौभाग्यवश प्राचीन शहर के बख्तरबंद सैनिकों ने उन्हें कुछ भी नहीं समझा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्होंने उन पर ध्यान ही नहीं दिया। किसी ने भी प्राचीन शहर में प्रवेश करने का साहस नहीं किया। अज्ञात पदार्थ से बनी काली शहर की दीवार मनमोहक चमक से झिलमिला रही थी। साधकों का वो समूह ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि प्राचीन शहर ने अनगिनत वर्षों का अनुभव किया है। काले शहर की दीवार पर तलवार और पंजे के निशान से बने कई गड्ढे थे। उन किसानों के लिए ऊपर चढ़ना उचित था। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। वे 100 मीटर ऊंची प्राचीन शहर की दीवार पर चढ़ गए। वे शहर के द्वार के ऊपर बुद्ध के धर्म चक्र से 10 मीटर से भी कम दूरी पर थे। विशाल धर्म चक्र एक घर जितना बड़ा था। दीवार में ये दरार बहुत गहराई तक धंसी हुई थी। एक के बाद एक बड़ी दरारें बहुत दूर तक फैल गई थी। अंततः कोई उस विशाल दरार से ऊपर चढ़ा और धीरे धीरे धर्म चक्र के पास पहुंचा। लेकिन इस समय जमीन की दरारों से अचानक चमकीला लाल खून बह निकला। जो पहला व्यक्ति ऊपर पहुंचा, उसने भयंकर चीख मारी और नीचे गिर पड़ा। एक भयानक चीख के बाद वह नीचे गिर पड़ा। हवा में उसके शरीर में भयानक परिवर्तन हुआ। एक पल में वो सफेद हड्डियों में बदल गया और उसका सारा मांस और खून एक पल में गायब हो गया। उसी समय काले रंग की प्राचीन शहर की दीवार एक पक्षी की चमक से टिमटिमा उठी। उस मोहक चमक ने बाकी लोगों को निगल लिया। एक के बाद एक खून जमा देने वाली चीखें उठने लगी। वे पहले व्यक्ति से भी अधिक दुखी थे। बारिश की बौछारों के बीच से वे साफ तौर पर देख सकते थे कि उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए थे और फिर वे पूरी तरह से ढह गए। अंत में वे प्रकाश के कणों में बदल गए और दीवार में विलीन हो गए। हर कोई पूरी तरह से नष्ट हो गया था। इस समय बुद्ध के धर्म चक्र से धातुमय कंपन की एक श्रृंखला निकलती थी। वह लगातार कांप रहा था। साथ ही उसमें से एक चमकदार चमक निकल रही थी। एक शुभ आभा ने मोहक चमक का प्रतिरोध किया। इसके तुरंत बाद प्राचीन शहर की दीवार धीरे धीरे शांत हो गई। बुद्ध की चमक के प्रकट होने के साथ ही वे कंकाल जो प्राचीन शहर के पास रेंग कर आए थे, धीरे धीरे पुनः जमीन पर लेट गए। धीरे धीरे वह पुनः जमीन पर लेट गया और विशालकाय जानवरों के कांपते हुए कंकाल भी हिलना बंद हो गए। गर्जन। तभी प्राचीन शहर की गहराइयों से एक रक्त जमा देने वाली गर्जना गूंज उठी। इससे सब कुछ बदल गया। न केवल कंकालों को खड़े होने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जानवरों के विशाल कंकाल भी खड़े हो गए। उस शोकपूर्ण दहाड़ से लोगों की आत्माएं कांप उठी। ये कुछ समय तक ही चला और फिर गायब हो गया, लेकिन आपदा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अनंत प्राचीन जंगल में दहाड़ की एक श्रृंखला गूंज उठी। धरती कांप उठी। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत जानवर इस दिशा में दौड़ रहे हो। एक ही समय पर जमीन पर पड़े कंकाल असंख्य किसानों के पैरों के नीचे से उठकर खड़े हो गए। मौत की विशाल श्वेत सेना ने लोगों की भीड़ में सिहरन पैदा कर दी। छोटे कंकाल तो फिर भी ठीक थे, लेकिन जंगली जानवरों के पहाड़ जैसे कंकाल उनसे कहीं बड़े थे।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ी चक्की पीस रही हो। यदि किसान उन पर पैर रख दे तो वे तुरंत मांस के पेस्ट में बदल जाएंगे। ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था कि ये मौत के कंकाल मरे हुए जीव नहीं थे। वे सभी एक वास्तविक भयावह आभा में लिपटे हुए थे। आत्मा में कोई उतार चढ़ाव नहीं था। वे सचमुच निर्जीव वस्तुएं थी, लेकिन वे अभी भी आगे बढ़ सकते थे। इससे लोगों को अज्ञात का भयावह एहसास हुआ। श्वेत कंकाल सेना के इस तरह के हमले से बहुत सारे लोग हताहत हुए। कुछ साधक तो उन 10 मीटर लंबे विशालकाय कंकालों से सीधे कुचले गए। हड्डियों के इस समुद्र में खतरे की चीखें लगातार गूंज रही थी। हर कोई अपना धैर्य नहीं बनाए रख पा रहा था। हर किसी के दिल में डर समा गया था। इसके अलावा दूर से आती हुई जानवर की धारें तेजी से यहाँ आ रही थी। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं, गरजने जैसी गर्जना पहले ही आसपास के इलाकों में पहुंच चुकी थी। धुंधले ढंग से 20 से ज्यादा विशाल ड्रैगन की परछाइयां दिखाई दे रही थी। वे मौत के समान शांत जंगल के ऊपर आकाश में प्रकट हुए। खून के पर्दे के माध्यम से वे एक के बाद एक चमकदार प्रकाश किरणें उगल रहे थे। एक के बाद एक गड़गड़ाहट भरी आवाजें गूंजने लगी। झटकों से सभी के कान गूंज रहे थे। एक पल में भयानक ड्रैगन कबीले की जादुई तकनीक ने हड्डियों के समुद्र में बड़ी संख्या में कंकालों को नष्ट कर दिया। सभी साधक अत्यंत भयभीत थे। वे स्पष्ट रूप से अत्याचारी ड्रैगन, सम्राट शेर ड्रैगन, 8 पंजे वाले तानाशाह ड्रैगन, कृपाण ड्रैगन और अन्य शक्तिशाली ड्रैगन को देख सकते थे। वे सभी वास्तव में आकाश में तैर रहे थे। क्या ड्रैगन रेस को सील नहीं किया गया था? उन्होंने अपनी दिव्य क्षमता पुनः क्यों प्राप्त की और उन्होंने इस क्षेत्र पर बमबारी क्यों की? सभी लोग एक साथ भयभीत हो गए। उनके दिल सवालों से भरे हुए थे। ड्रैगन दुनिया में बेजोड़ थे, उनके मंत्र भी दुनिया में बेजोड़ थे। आकाश में फैलती दिव्य चमक अजेय थी, उन्हें कोई नहीं रोक सका। श्वेत कंकाल सेना के बहुत से लोग एक के बाद एक नष्ट हो गए। कई साधकों को तो खून जमा देने वाली चीख निकालने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वे पूरी तरह से नष्ट हो गए। गर्जन, ड्रैगन दहाड़ रहे थे, धरती हिल रही थी, खून की बारिश हो रही थी। भयानक दिव्य तेज उन पर लगातार बरस रहा था। बड़ी संख्या में कंकाल टूटकर गिर रहे थे। प्राचीन शहर से निकलने वाली मोहक तेज और भी तीव्र हो गई थी। ये सभी आपस में जुड़े हुए थे। ये सचमुच बहुत भयानक था। ड्रैगन, आज वास्तव में उन्होंने अतीत की अपनी दिव्य क्षमता पुनः प्राप्त कर ली है। दूर आसमान में विशाल ड्रैगन की आकृतियां 20 से बढ़कर 30 हो गई थी। इसके अलावा उनकी संख्या अभी भी लगातार बढ़ रही थी। इतने सारे शक्तिशाली ड्रैगन एक साथ इकट्ठा हुए थे जो देवताओं से भी मुकाबला कर सकते थे। उनकी राक्षसी आभा वर्तमान युग में अद्वितीय थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वे किसी बात से डर रहे थे। उन्होंने प्राचीन शहर के पास जाने की हिम्मत नहीं की। वे केवल दूर आकाश से इस स्थान पर लगातार बमबारी करते रहे। सभी साधकों के लिए यह वस्तुतः दुनिया के अंत जैसा था। आज जो भी परिवर्तन हुए वे ऐसी चीजें नहीं थी जिनका पूर्वानुमान साधकों के दिमागों को था। अगर उन्हें इस आपदा के बारे में पहले से पता होता तो वे निश्चित रूप से इतना बड़ा टकराव नहीं करते। वे निश्चित रूप से यहाँ तक पहुँचने के लिए हत्या नहीं करते। अब कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इस समय ये स्थान व्यवहारिक रूप से नरक में बदल गया था। किसानों के बीच हताहतों की संख्या विनाशकारी थी। जियो चेन को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि 3 मरे हुए प्राणियों, किंगवांग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग ने वास्तव में उसकी ओर कुछ हास्यपूर्ण हाथ के इशारे किए थे। उसके बाद वे तीनों प्राचीन शहर के द्वार के पास पहुंचे। पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मौत के शांत जंगल ने वापसी का रास्ता रोक दिया। जियाओ चेन एक पल के लिए झिझका, फिर उसने एक साहसिक निर्णय लिया। उसने लॉरेंस और बौद्ध गिजेन से कहा, हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। हमें अब प्राचीन शहर में प्रवेश करना चाहिए। शायद वहाँ आशा की एक किरण दिखाई दे। ठीक है, मैं सहमत हूँ। उद्धरण चिन्ह। लॉरेंस ने सहमति में अपना सिर हिलाया। जिस क्षेत्र में वे थे वह अभी तक ड्रैगन के विनाशकारी हमले से पीड़ित नहीं था। हालांकि वे भयानक दिव्य चमक समय समय पर बहुत दूर नहीं गिरती थी। वे बहुत जल्द प्रभावित होंगे। हम केवल यही कर सकते हैं। बौद्ध गिजेन ने भी अपनी सहमति व्यक्त की। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह अंडरवर्ल्ड की राजधानी है। यह एक भूतहा शहर है जहाँ अंडरवर्ल्ड का राजा रहता है। अगर हम वहाँ जाएंगे तो मौत को दावत देंगे। रोवेना का सुंदर चेहरा बहुत पहले ही पीला पड़ गया था। उसे बहुत बड़ा डर लगा था। हमने तुम्हें मजबूर नहीं किया। जियो चेन के बोलने के बाद वो भूतहा शहर की ओर भागने वाला पहला व्यक्ति था। लॉरेंस उसके पीछे पीछे चला। बौद्ध गिजेन भी उसके पीछे पीछे चला। पागलो, तुम सब पागल हो। रोवेना ने अपने पैर पटके, लेकिन एक भयानक दिव्य चमक उसके पास से कुछ ही दूरी पर गिर गई। एक अथाह काला छेद फट गया। वो तुरंत डर गई और अवाक रह गई। वह यान किंगचेन को साथ लेकर जल्दी से उनके पीछे भागी। जियो चेन, तुम मुझे नहीं छोड़ सकते। मैंने पहले ही अपने आप को तुम्हें सौंप दिया है। जियो चेन ने अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, मृत्यु के सामने आशा की एक किरण छिपी है। मैं अपनी मृत्यु नहीं चाहूंगा। यदि आप जीना चाहते हैं तो आप हमारा अनुसरण कर सकते हैं। यदि आप जीना चाहते हैं तो आप हमारा अनुसरण कर सकते हैं। तुम उसे अभी भी क्यों ला रहे हो? यहाँ तक बोलते हुए जियो चेन ने यान किंगचेन को देखा। इस तरह की स्थिति इस तरह के बंदी को साथ लाने के लिए उपयुक्त नहीं थी। उसे तुरंत मार देना सबसे अच्छा होगा।
असाधारण रूप से सुंदर रोवेना ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह आपकी दासी नहीं है? मैं भविष्य में उसे उचित प्रशिक्षण देना चाहता हूँ ताकि मैं उसे सम्मानपूर्वक आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। धमाका, दिव्य प्रकाश की एक और चमकदार किरण आकाश से उतरी। कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। रोवेना डर कर चीख पड़ी। जियो चेन ने ठंडी सांस ली। वो इस मोहक महिला के साथ ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। उनकी आंखें गहन दिव्य चमक से चमक उठी जब उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अधिकृत करता हूँ। अगर यान किंगचेन कोई भी अजीब हरकत करे तो उसे तुरंत मार दो। रोवेना ने यान किंगचेन पर लगे प्रतिबंध का एक हिस्सा हटा दिया। इससे उसके पैरों में इतनी ताकत आ गई कि वो सबके साथ गति से चल सकी। उनमें से कुछ लोग बिना किसी दुर्घटना के भूतहा शहर की ओर भाग निकले। यह वाकई अजीब था। सारी दिव्य चमक उनके पास से गुजरी, लेकिन वास्तव में उन पर कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे वे जानबूझकर उन्हें प्राचीन शहर में ले जा रहे थे। जियो चेन, लॉरेंस और येजेन ने उसी क्षण एक दूसरे को देखा। उन्होंने एक बात सोची। उसी समय ड्रैगन ने अपनी दिव्य शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। उनका देवत्व भी जागृत हो गया। उनकी पाश्विक प्रकृति का दमन किया गया। हाँ, उनकी बुद्धि जाग गई है। ऐसा लगता है कि वे हमें जबरदस्ती शहर में घुसाना चाहते हैं। वे हमें सीढ़ी के पत्थर की तरह मान रहे हैं। भले ही उन्हें इसका एहसास हो गया हो, फिर भी उनके पास भूतहा शहर की ओर भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वे जीवित रहना चाहते थे तो शायद यही एकमात्र उम्मीद थी, खासकर उस परिस्थिति में जब उन्हें ड्रैगन्स ने जानबूझकर भगा दिया था। जियाओ चेन और बाकी लोग रास्ते में चोटिल होने से ज्यादा डरे हुए थे। वे जल्दी से भूतहा शहर के सामने पहुंच गए और किंगुआंग वांग, यानलुओ वांग और लुनहुई वांग पहले ही शहर के द्वार में प्रवेश कर चुके थे। वे दिव्य सेना और यिन सेना का सामना कर रहे थे। मुझे मत बताओ, क्या हमें सचमुच अंदर जाना होगा? रोवेना की आवाज कांप रही थी। हालांकि दिव्य तेज ने तुरंत उसके शब्दों को बाधित कर दिया और उसे चीखने पर मजबूर कर दिया। अध्याय 88। हालांकि वे बहुत दूर थे, लेकिन ड्रैगन उनकी बातें सुन पा रहे थे। दिव्य चमक लगातार उनके बगल में उतर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे उन्हें जानबूझकर भगा रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट के जियो चेन पहले से ही लुनहुई वांग की तरफ दौड़ा और भूत शहर में बख्तरबंद सैनिकों के साथ 3 कंकालों को देखा। वहां मौत जैसा सन्नाटा था। दोनों पक्ष एक तरह की सूक्ष्म स्थिति में प्रतीत हो रहे थे। खूनी बारिश हवा में घूम रही थी। वे दिव्य सैनिक और यिन सैनिक एक प्राचीन आभा उत्सर्जित कर रहे थे, मानो वे पहले से ही अनगिनत वर्षों से रह रहे थे। मानो प्राचीन आकृतियां इस दुनिया में फिर से प्रकट हुई हो। चमकदार दिव्य चमक खूनी पर्दे के पार फैल गई और भूत शहर के अंदर की ओर बढ़ गई। जियो चेन के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने आखिरकार महत्वपूर्ण कदम उठाया। भूत शहर में दिव्य सैनिकों और यिन सैनिकों ने बहुत पहले ही अपनी ड्रिल बंद कर दी थी। वे वहां एक विशाल कब्र के पत्थर की तरह खड़े थे और उसे ठंडेपन से देख रहे थे। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, जियो चेन प्राचीन शहर में प्रवेश किया। ड्रैगन का हमला अंततः उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। प्राचीन कवच पहने उन दिव्य सैनिकों और यिन सैनिकों ने उसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया। लॉरेंस और बॉब येजेन भी अंदर आ गए। रोवेना का चेहरा पीला पड़ गया। वह यान किंगचेन को साथ लेकर उनके पीछे चली गई। तीनों कंकाल सावधानी से जियो चेन के पास पहुंचे। यिन सैनिकों के एक समूह की आंखें अतुलनीय रूप से उदास थीं। उन्होंने अपने हाथों में प्राचीन धातु के भाले एक साथ उठाए। रोवेना का रंग तुरंत मौत की तरह पीला पड़ गया, लेकिन यिन सैनिकों ने कोई कदम नहीं उठाया। वे खूनी बारिश के नीचे ड्रिल करना जारी रखते थे। इससे उनमें से कुछ ने तुरंत राहत की लंबी सांस ली। वे भूतहा शहर में बहुत अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। वे केवल शहर के द्वार से थोड़ी ही दूरी पर खड़े थे। अगर बाहर से ड्रैगन हमला न करते तो उनके लिए यहाँ छिपना असंभव होता। दूर एक स्थान पर जीवित बचे साधकों ने देखा कि उनमें से कुछ लोग भूतहा शहर में सुरक्षित रूप से छिपे हुए हैं। वे सभी यहाँ की ओर भागने लगे। ड्रैगन ने उनके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई। ऐसा लग रहा था जैसे वे उन्हें बाहर निकलने का रास्ता देना चाहते थे। वे उन्हें रास्ता तलाशने के लिए प्राचीन शहर में घुसने के लिए मजबूर करना चाहते थे। भूतहा शहर में केवल 100 लोग ही जीवित बचे थे। बाकी को ड्रैगन ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और ठीक इसी समय ड्रैगन का उन्मत्त हमला वास्तव में हड्डियों की भूमि से भूत शहर की ओर स्थानांतरित हो गया। एक के बाद एक दिव्य चमक शहर की दीवार पर बरसने लगी। कई प्रकाश किरणें भूतहा शहर के अंदर भी फैल गई। हर कोई फिर से प्रभावित हुआ। ठीक इसी समय कई 100 दिव्य सैनिकों और यिन सैनिकों ने अपने हाथों में प्राचीन भाले और धातु के भाले उठाए और आकाश में प्रकाश किरणों का सामना किया। जंग लगे और क्षतिग्रस्त प्रतीत होने वाले प्राचीन हथियार वास्तव में अधिकांश दिव्य प्रकाश को अवरुद्ध करने में कामयाब रहे। दिव्य प्रकाश इन दिव्य सैनिकों और यिन सैनिकों को नुकसान नहीं पहुंचा सका, लेकिन ये सैकड़ों लोग इस हद तक हिल गए कि वे स्थिर खड़े नहीं हो सके और उनके शरीर हिलते रहे। जियो चेन ने गौर से देखा कि प्राचीन शहर एक अजीब सी चमक उत्सर्जित कर रहा था जो आसमान तक जा रही थी। अजीब काली चमक ने ड्रैगन के अधिकांश जादुई हमले को रोक दिया। अन्यथा शायद ये दिव्य सैनिक और यिन सैनिक ड्रैगन की महान दिव्य क्षमता का सामना करने में सक्षम नहीं होते। ये भूतहा शहर वास्तव में रहस्यमय और डरावना था। ये तथ्य कि ड्रैगन कबीले ने इस स्थान पर आने की हिम्मत नहीं की शायद इस सब का कारण हो सकता है। बुद्ध। अचानक एक लंबा बौद्ध मंत्र गूंज उठा, जिससे लोगों को अंतहीन उतार चढ़ाव का एहसास हुआ।
शहर के गेट टावर पर बौद्ध प्रकाश आसमान में उड़ गया और आसमान की चमक नीचे बिखर गई। दिव्य सैनिक और यिन सैनिक जल्दी से पीछे हट गए। ये बुद्ध का धर्म चक्र था। विशालकाय पहिया प्राचीन शहर की दीवार पर लगातार कंपन कर रहा था और एक अदृश्य ध्वनि तरंग प्रचंड लहर की तरह बाहर निकली, जिसने सभी को प्राचीन शहर की गहराई में धकेल दिया। और उस जगह पर बौद्ध गिजेन के अलावा कोई भी शहर के द्वार के पास नहीं रह सकता था। यहाँ तक कि उन सैकड़ों दिव्य सैनिकों और यिन सैनिकों के पास भी अपने प्राचीन हथियार लहराने और लगातार पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बुद्ध, एक और बौद्ध मंत्र गूंज उठा। बौद्ध गिजेन को बौद्ध तेज ने घेर लिया था। बौद्ध गिजेन, जिसका भिक्षुक वस्त्र रक्त से लाल रंगा हुआ था, एक गरिमामय रूप में दिखाई दे रहा था। वह जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठा था और बुद्ध को सम्मान देने के लिए अपनी हथेलियां आपस में जोड़ रहा था। पहले की उदासी दूर हो गई थी। अब वह अतुलनीय रूप से शांत, सुंदर और अलौकिक था। बौद्ध चमक के भीतर बौद्ध गिजेन धीरे धीरे जमीन से ऊपर तैरता हुआ आया। वो वास्तव में हवा में क्रॉस लेग बैठा था और उसके चारों ओर वास्तव में एक विशाल बुद्ध प्रतिमा दिखाई दी। वो विशाल और उतार चढ़ाव वाली आभा उस धुंधली सी दिखने वाली विशाल बुद्ध प्रतिमा से सटीक रूप से उत्सर्जित हो रही थी। दूर से देख रहे हैं, बौद्ध गिजेन प्राचीन बुद्ध प्रतिमा के विशाल हाथों में से एक पर बैठा था। हालांकि उसका भिक्षु वस्त्र पहले से ही रक्त लाल था, लेकिन उसका पूरा शरीर अलौकिक था, मानो एक असली बुद्ध का पुनर्जन्म हुआ हो। बुद्ध दयालु है। बौद्ध गिजेन के मुंह से एक धीमी बौद्ध स्तुति निकली। ऐसा लगा जैसे उसे ज्ञान प्राप्त हो गया हो, उसका पूरा स्वभाव बहुत बदल गया हो। इस समय उसका दूसरा रूप ही उसका सच्चा चित्रण था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने पिछले दुख को भूल गया है, वह अपने बड़े भाई की दुखद मौत को भूल गया है। वर्तमान में वह शांत और शांत है। वह प्राचीन बुद्ध प्रतिमा की हथेली पर बैठ गए और धीमे स्वर में एक अस्पष्ट तथा समझने में कठिन प्राचीन ग्रंथ का पाठ करने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक विशेष ज़ेन अवस्था में डूब गया। दूर दूर तक हर कोई बौद्ध गिजेन की किस्मत से ईर्ष्या कर रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बुद्ध की कलाकृति ही थी जिसने उसकी मदद की। कोई नहीं जानता था कि बौद्ध गिजेन को कितना लाभ प्राप्त हुआ था, लेकिन महान अद्वितीय विशेषज्ञ से उपहार, यहाँ तक कि एक अमर भी अतुलनीय रूप से प्रभावित होगा। किसी दूर स्थान पर बुद्ध की कलाकृति की पवित्र चमक के कारण वह आकाश को हिला देने वाली ड्रैगन की दहाड़ अस्थायी रूप से शांत हो गई। लेकिन कुछ ही देर बाद ड्रैगन की दहाड़ ने आसमान को फिर से हिला दिया। एक के बाद एक ड्रैगन के जादू ने आसमान को काला कर दिया और धरती को ढक दिया, क्योंकि वे भूतहा शहर पर बमबारी कर रहे थे। यद्यपि भूतहा शहर के ऊपर का आकाश पहले से ही काली चमक से ढका हुआ था, फिर भी बहुत सारी दिव्य चमक अंदर आ रही थी। हालांकि अभी भी बहुत सारा दिव्य प्रकाश अंदर घुस आया और सभी दिव्य सैनिकों और यिन सैनिकों ने प्रतिरोध करने के लिए अपने प्राचीन हथियार उठा लिए। बौद्ध गिजेन के अलावा जो सुरक्षित और स्वस्थ था, बाकी सभी साधक अकल्पनीय पीड़ा झेल रहे थे। उन्हें वास्तव में इस तरह के रहस्यमय और अज्ञात प्राचीन शहर में जाने के लिए मजबूर किया गया था, जो भयावह आभा से भरा हुआ था। वे वास्तव में दुविधा में थे। जियाओ चेन प्राचीन शहर की गहराई की ओर प्राचीन सड़क के साथ दौड़ने वाला पहला व्यक्ति था। ड्रैगन के जादू का सामना करने पर एक देवता की अभिव्यक्ति भी बदल जाती है। भले ही प्राचीन शहर द्वारा उत्सर्जित काली चमक से जादू कमजोर हो गया था, फिर भी यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे जियाओ चेन और बाकी लोग झेल सके। लॉरेंस और बाकी लोग जियो चेन के पीछे पीछे प्राचीन सड़क पर भाग रहे थे। इस समय यान किनचेंग विशेष रूप से सहयोगी थी। उसने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया। वह रोवेना के साथ मिलकर आगे के कुछ लोगों का पीछा करती रही। अगर वे जीवित रहना चाहते थे तो एकमात्र तरीका शहर के द्वार के पास युद्ध के मैदान से दूर रहना था। पीछे वाले लोग भी थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद सड़क की गहराई में भाग गए। अगर वे थोड़ी देर बाद वहां से निकलते तो ड्रैगन के जादू से सभी मारे जाते। वे दिव्य सैनिक और यिन सैनिक भी पीछे हट गए, लेकिन उन्होंने फिर भी भीड़ के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। वे भावनाहीन मूर्तियों की तरह थे। हालांकि कई अभ्यासी धीरे धीरे बेचैन हो गए, क्योंकि उन्होंने सड़क पर बहुत सारी हड्डियां देखी। क्या ये लोग भी उन्हीं की तरह प्राचीन शहर में घुस आए थे और अंत में रहस्यमय तरीके से मर गए? हालांकि सभी के पास कोई रास्ता नहीं था। वे केवल प्राचीन शहर की गहराई में चुपचाप इंतजार कर सकते थे। सब कुछ शांत होने का इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि स्थिति बिल्कुल भी शांत नहीं हुई। इसके विपरीत ये और अधिक गंभीर होती गई। ड्रैगन की दहाड़ और करीब आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान गिर रहा हो और धरती फट रही हो। कमजोर साधना वाले कई लोग इसे और सहन नहीं कर पा रहे थे। उनका रंग अतुलनीय रूप से पीला पड़ गया था। वे हड्डियों के समुद्र के ऊपर आकाश में एक ड्रैगन की विशाल छाया देख सकते थे। भूत शहर के ठीक बाहर राजसी दबाव एक उग्र समुद्र की तरह लुढ़क गया। ये सीधे प्राचीन शहर से निकलने वाली काली चमक के माध्यम से घुस गया, जिससे हर कोई उग्र लहरों में एक छोटी नाव की तरह महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ड्रैगन इस भूतहा शहर को नष्ट करना चाहता था। भले ही वे परिणामों से डरते थे और नीचे उतरने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, फिर भी लंबी दूरी के मंत्र ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। इस समय सभी साधक तितर बितर हो गए। वे भूतहा शहर की चौड़ी और खाली सड़कों और गलियों में भाग गए। उन्हें अब कोई परवाह नहीं थी। भले ही भूतहा शहर खतरनाक था या नहीं, इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात ड्रैगन के हमले से बचना था।
दिव्य सैनिक और यिन सैनिक भी अब और नहीं टिक सके। उन्होंने अपने जंग लगे प्राचीन हथियार लहराए और प्राचीन शहर की गहराइयों की ओर पीछे हट गए। भूतहा शहर भयावह आभा से भर गया था। सड़क पर लगातार खून बह रहा था और वे हड्डियां हर जगह बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो नश्वर संसार में पुनः पापमोचन प्रकट हो गया हो। गली की गहराई से एक दयनीय चीख निकली। यह इतनी शोकाकुल थी मानो व्यक्ति को मृत्यु से पहले बहुत डर लगा हो। यह जियाओ चेन और लॉरेंस से बहुत दूर नहीं था। क्या हो रहा है? उस जगह पर ड्रैगन के जादू के हमले का असर नहीं हुआ। रोवेना की आवाज कांप रही थी। जियो चेन और लॉरेंस ने कुछ नहीं कहा। वे एक साथ प्राचीन गली में चले गए। आसपास की इमारतें शहर की दीवार जैसी ही थी। यह अज्ञात था कि वे किस तरह की सामग्री से बनी थी। रंग ऐसा लग रहा था जैसे इसे खून से रंगा गया हो, लेकिन यह एक भयावह काली चमक के साथ टिमटिमा रहा था। गली संकरी होती जा रही थी। बहुत जल्द ही वे अंत तक पहुंच गए। अभी अभी की शोकपूर्ण चीख अभी भी हवा में गूंज रही थी, लेकिन एक और तरह की आवाज और भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली थी। क्रंच क्रंच। उनके अंतर्ज्ञान के आधार पर ये कुतरने की आवाज थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह मांस और हड्डियों को चीर रहा हो। उन्हें नहीं पता था कि यह किस तरह का प्राणी था और वे इस तरह की स्थिति में जानना भी नहीं चाहते थे। रोवेना का रंग मौत की तरह पीला पड़ गया था। उसने पूरी ताकत से अपना मुंह ढक लिया। जियो चेन और लॉरेंस ने निराशा में एक दूसरे को देखा। अंत में उन्होंने एक ही समय में पीछे हटने का फैसला किया और इस डरावने प्राचीन निवास को छोड़ दिया। ये भूतहा शहर वास्तव में कोई अच्छी जगह नहीं थी। यह अज्ञात खतरों से भरी हुई थी। कुछ ही दूरी पर फिर से दयनीय चीखें गूंजी और यह सिर्फ एक नहीं थी। जब जियाओ चेन और बाकी लोग दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वे सभी उन प्राचीन आवासों से आ रही थी। सड़क के दोनों ओर घनी आबादी वाले प्राचीन आवास काली चमक से झिलमिला रहे थे। कुछ लंबे थे और कुछ साधारण और भद्दे थे। इसका लेआउट एक साधारण शहर से बहुत अलग नहीं था। ये दयनीय चीखें प्राचीन आवासों से आ रही थी। ये स्पष्ट था कि कई साधकों ने देखा कि ड्रैगन का मंत्र शहर की इमारतों को नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए वे प्राचीन आवासों के अंदर छिप गए। किसने सोचा था कि वे अंदर इतनी हिंसक मौत मरेंगे? अब तक किसी को नहीं पता कि उनकी मौत कैसे हुई। हालांकि जियाओ चेन और बाकी लोगों ने प्राचीन निवासों से बाहर निकलने से पहले ही क्रंच 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 चबाने की आवाज सुनी थी। ये स्पष्ट था कि वहाँ एक भयानक प्राणी था जो अभ्यासियों की लाशों को खा रहा था। ये बहुत ही भयानक बात थी। जो लोग प्राचीन शहर में प्रवेश करते थे उन्हें पहले से ही फसल की क्रीम माना जा सकता था, लेकिन वे किसी और का भोजन बन गए। क्लैन 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 क्लैन। प्राचीन सड़क की गहराई में धातु के टकराने की आवाज फैल गई। जियाओ चेन और बाकी लोगों ने दो मनोवैज्ञानिकों को आकाश में उड़ते देखा। वे लड़ने के लिए आध्यात्मिक शक्ति द्वारा तैयार की गई दिव्य तलवारों को नियंत्रित कर रहे थे। इस तरह की स्थिति में वे अभी भी लड़ रहे थे। ये देखा जा सकता था कि उनके बीच नफरत कम नहीं थी। एक भयानक चीख के बाद एक मनोवैज्ञानिक आधा कटकर आकाश से नीचे गिर गया, जबकि दूसरा मनोवैज्ञानिक उड़ गया। वे दो कटे हुए शव एक विशाल आवास के सामने गिरे। ऊंचा रक्त लाल दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुला। जियो चेन स्पष्ट रूप से अंधेरे से निकलती दो भयानक सियान रोशनी देख सकता था। वह एक जोड़ी भयानक और डरावनी आंखें थी। इसके तुरंत बाद ठंडी हवा का झोंका आया। खून से लाल दरवाजे के सामने दो कटे हुए शव गायब हो गए। उसके बाद प्राचीन दरवाजा खून दांत की आवाज के साथ बंद हो गया। क्रंच क्रंच क्रंच। ये वह भयानक चीज थी जिसे जियाओ चेन और बाकी लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि यह किस तरह का राक्षस था, लेकिन यह उन्हें चौंका देने के लिए पर्याप्त था। ऐसा लग रहा था कि हर प्राचीन निवास में एक भयानक व्यक्ति, जानवर या बुरी आत्मा का निवास था। वह क्या है? यान किंगचेन डर के भाव को प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सकी। उसकी खूबसूरत आंखें बिना पलक झपकाए उस रक्त लाल दरवाजे को घूर रही थी। रोवेना ने कर्तव्यनिष्ठा पूर्वक यान किंगचेन को शिक्षित करते हुए कहा, सबसे पहले आप अपना ख्याल रखें। ड्रैगन का जादू टोना हमला और भी ज्यादा हिंसक होता जा रहा था। वे पहले ही भूत शहर के ऊपर आसमान में उड़ चुके थे और लगातार एक के बाद एक दिव्य चमक नीचे गिरा रहे थे। कुछ दिव्य योद्धा और यिन योद्धा पहले ही उनके द्वारा राख में बदल दिए गए थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन ने अभी तक कोई बड़ा हमला नहीं किया है। उनके हमले को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वे अभी भी जांच कर रहे थे। अभ्यासी युद्ध में फंसने से बच नहीं सके। कुछ लोग हिंसक मौत मर गए। जियो चेन और बाकी लोग प्राचीन सड़क पर लगातार चकमा दे रहे थे। कुछ ही देर बाद उन्होंने मुख्य सड़क पर दो विशेषज्ञों को लड़ते हुए देखा। सिर से पैर तक काले कोहरे में लिपटा एक रहस्यमय आदमी बहुरंगी बादलों में लिपटी एक महिला के साथ भयंकर युद्ध कर रहा था। उनकी लड़ाई बहुत खास थी। उस आदमी के हाथ में दिव्य तलवार सभी दिशाओं में घूम रही थी। वो दुनिया को देखने का एक शानदार तरीका अपना रहा था, जैसे कि वह अकेला शासक हो। उसकी तलवार की वजह से जगह विकृत हो गई। उसके आसपास एक खास डोमेन बन गया था। वो उस क्षेत्र का शासक लग रहा था। और बहुरंगी बादलों में लिपटी महिला भी उतनी ही रहस्यमयी थी। धुंधली चमक से घिरा हुआ स्थान बाकी से बहुत अलग था। रहस्यमयी आदमी की तलवार अगर उसे भेद भी दे तो भी वह अतुलनीय रूप से धीमा हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी अजेय शक्ति खत्म हो गई। घनी चमक से घिरा हुआ स्थान एक स्वतंत्र छोटी दुनिया लग रहा था।